हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम React.js का इस्तेमाल करके एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं जो कि एक्चुअली वर्किंग होगा। यानी कि जब भी कोई उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट करेगा तो आपको आपके जीमेल पर वो ईमेल आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि ये कैसे दिखाई देगा फॉर्म जो है और वो किस तरीके से काम करेगा। तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखने वाला है एंड जब मैं इसको फिल करता हूँ तो मैं कुछ नाम डाल देता हूँ। ये पहले से फील्ड है। कुछ एग्जाम्पल मेरा हो गया, मैसेज हो गया। तो पहले मैं आपको करेक्ट वर्किंग दिखाता हूँ कि जब मैं यहाँ सेंड दबाता हूँ तो ये सेंडिंग आ रहा है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके का भी हम इम्प्लीमेंट करने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्म जो है वो डिसेबल्ड हो गया था कुछ टाइम के लिए, मतलब मैं कुछ एडिट नहीं कर सकता था जब तक मैसेज जो है वो सेंड हो रहा था। और उसके बाद हमको एक पॉपअप मिलता है जिसमें हमें बता रहा है कि मैसेज सेंड सक्सेसफुली। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर सकता हूँ या यहाँ पे क्लिक करके क्लोज़ कर सकता हूँ। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं एंड जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें एक नया मेल आया है। तो जो मेल है वो इस तरीके का दिखने वाला है कि किस नेम से आया था, कौन सा ईमेल है और यहाँ पे क्या मैसेज उन्होंने सेंड किया। तो इस तरीके का फॉर्म हम बनाने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि जब मैं इसमें एम्प्टी फॉर्म में सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो इनको फिल करके देखते हैं। मैंने थोड़ी सी एरर हैंडलिंग और करी है। तो अगर मैं नेम के बदले सिर्फ इतना सा लिखता हूँ तो वो बता रहा है कि नेम मस्ट बी एटलीस्ट, कि 3 कैरेक्टर का नेम मिनिमम होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके की एरर हैंडलिंग भी हमने करी है। और अगर मैं आपको एक बार नेट क्लोज करके दिखा देता हूँ कि बाई चांस अगर नेट नहीं चल रहा है या कुछ भी एरर आता है, तो अब मैं यहाँ पे अगर नेट सेंड पे दबाता हूँ। अच्छा सॉरी, ये फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी रैंडमली लिख दिया, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सॉरी मैसेज सेंड नहीं हो पाया। तो ये इमेज लोड होनी चाहिए थी, पता नहीं अभी क्यों लोड नहीं हो रही है, मैं देख लूँगा। लेकिन यहाँ पे एक एरर वाली इमेज आपको शो होगी कि जैसे हमें सक्सेस में आई थी वैसे यहाँ शो होनी चाहिए थी। अब मैं फिर से नेट कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों चलो इसको सीधा कोड करना स्टार्ट करते हैं। मैं पहले अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले मैं उस फ़ोल्डर में चले जाता हूँ जहाँ मैंने जो है वो यूट्यूब से रिलेटेड कोड रखा हुआ है। तो मैं जाता हूँ CD YT कोड करके एक फ़ोल्डर बनाया मैंने। आप चाहो तो डेस्कटॉप पे भी बना सकते हो। उसके बाद हमें कमांड रन करनी है npm create वीट @latest। तो मैं वीट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप चाहे तो क्रिएट रिएक्ट ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी इच्छा अनुसार है। तो ये जो आपके लिए एक रिएक्ट ऐप का सेटअप कर देगा। तो अब हम सीधा प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। तो मैं इसका नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म रिएक्ट। और इसके बाद हम रिएक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं और फिर हम जावास्क्रिप्ट। तो अब ये कुछ कमांड दे रहा है जो हमें रन करनी है। सबसे पहले हमें उस कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले फ़ोल्डर में जाना है एंड देन npm इंस्टॉल। गाइस आई थिंक मेरा नेट आज स्लो चल रहा है, वरना इतना टाइम ये लेता नहीं है। तो ये हो चुका है। मैं होप करता हूँ मेरी नेट की वजह से ज़्यादा इश्यूज़ ना आए वीडियो बनाने में। तो अब मैं इसको सीधे VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो चुका है। मैं टर्मिनल क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हम आ जाते हैं फुल स्क्रीन में और सबसे पहले हम इस फाइल एंड फ़ोल्डर्स स्ट्रक्चर को जो है वो थोड़ा क्लीन अप कर लेते हैं। तो जो अननेसेसरी फाइल्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और app.css की भी ज़रूरत नहीं है। index.css में हम सारा कोड रखने वाले हैं तो उसको भी मैं कर देता हूँ। और यहाँ से यहाँ से कुछ क्लीन अप नहीं करना है। ऐप डॉट और यहाँ हमने ये 2 चीज़ें हमको नहीं चाहिए, 3 चीज़ें नहीं चाहिए, ये वैसे ये भी नहीं चाहिए। और उसके बाद यूज़ स्टेट वाला गैप कर देते हैं एंड यहाँ से भी इसको सारा क्लीन अप करके हम एक डिव रिटर्न करने वाले हैं। इसमें मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। अभी मैंने सर्वर स्टार्ट नहीं करा है, मैं अभी आपको सर्वर स्टार्ट करके दिखाऊँगा। तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम टर्मिनल में आते हैं और यहाँ से हम अब सर्वर जो है वो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस लोकेशन पे मैंने जाना है। तो यहाँ से इसको खोल लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके का हमको ये पेज दिखता है। तो दोस्तों इसको कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं SRC के अंदर एक कंपोनेंट नाम का फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे हम सारे कंपोनेंट्स रखने वाले हैं और इसके अंदर मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम का कंपोनेंट बनाता हूँ और इसमें RFC टाइप करता हूँ। दोस्तों ये RFC जो है इससे पूरा ये कोड आने के लिए हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है जिसका नाम है, यहाँ पे आप ES7 करके सर्च करना। तो ये ES7 प्लस रिएक्ट रेडक्स स्निपेट्स वाला आपको मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल कर लेना तो फिर उसके बाद आप भी इस तरीके से कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है इस फॉर्म में। तो दोस्तों अब मैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म कंपोनेंट को यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। ये होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपना ब्राउज़र पे और कि इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है।
अब मैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को बनाने वाला हूँ पूरा। तो इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें होने वाली है, जैसे कि तो सबसे पहले मैं एक आर्टिकल बनाऊँगा जिसके अंदर मेरा एक H2 होगा, जहाँ मैं लिखने वाला हूँ सेंड मैसेज। एंड उसके बाद हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं। एक्शन हटाए थे, अभी हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको सबमिट कराएंगे। अब इस फॉर्म के अंदर हम कुछ डिव बनाने वाले हैं, जिन डिव्स के अंदर जो है मैं अपने इनपुट्स को रखने वाला हूँ, जो कि नेम, ईमेल वगैरह के लिए होने वाले हैं। तो पहला डिव हो गया, उसके अंदर हम बनाएंगे इनपुट। इसका टाइप मैं रख देता हूँ टेक्स्ट, और अभी हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है, तो आईडी को मैं हटा लेता हूँ। इनपुट हो गया टेक्स्ट, और इसका नेम मैं रखने वाला हूँ नेम, क्योंकि इस फील्ड में हम नेम लेने वाले हैं। और वैसे ही मैं और इनपुट्स भी बना लेता हूँ, जैसे कि एक हो जाएगा ईमेल के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा ईमेल। और यहाँ पे मैं एक और डिव बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ टेक्स्ट एरिया करके, और नेम मैं इसका रख देता हूँ मैसेज। आईडी की ज़रूरत नहीं है, तो आईडी हटा लेते हैं। तो अभी देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा। तो कुछ इस तरीके से वहाँ फॉर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर एक बटन बना देता हूँ, बटन, जिसमें मैं लिख देता हूँ सेंड। ठीक है, इसका टाइप वैसे लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बटन का टाइप सबमिट बता देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को स्टाइल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें आगे काम स्टार्ट करेंगे। स्टाइल करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके सीधा CSS जो है इसकी कॉपी कर सकते हो। मैं index.css में इसकी जो टोटल CSS है उसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर ली। और हाँ, मैं गूगल फ़ॉन्ट से रोबोटो फ़ॉन्ट्स इंपोर्ट करके भी ला रहा हूँ, तो वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से कोड मिल जाएगा उसके लिए। ठीक है, अब हम खाली क्लासेस का इस्तेमाल करके इनको स्टाइल करने वाले हैं। तो आर्टिकल में सबसे पहले मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम फॉर्म कंटेनर। मैंने इन सब के लिए स्टाइल्स पहले से लिखे हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और इसके बाद हर इनपुट के लिए हम एक क्लास नेम दे देते हैं, फॉर्म इनपुट। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। बटन में भी थोड़ी क्लासेस अप्लाई कर लेता हूँ। तो बटन में क्लास नेम आएगी बटन BTN। तो हमारा फॉर्म जो है कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। अब मैं इसमें एक ना प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, ताकि एटलीस्ट यूज़र को पता तो चले उसने एंटर क्या करना है। यहाँ पे हम डालेंगे योर नेम, और यहाँ पे ठीक है। तो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म की जो स्टाइलिंग है लगभग वो रेडी हो चुकी है। अब हम जो है इसको हैंडल करने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेंगी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म डेटा को बना लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम कहते हैं बैकएंड में डेटा भेजने के लिए। उसके लिए हम एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे। तो मैं बना लेता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सेट फॉर्म डेटा। और मैं यूज़ स्टेट का इस्तेमाल करने वाला रिएक्ट में से, वो ऑटो इम्पोर्ट हो चुका है। और इनिशियल वैल्यू रहने वाली है कि नेम की वैल्यू होगी एम्प्टी, और ईमेल की वैल्यू होगी वो भी एम्प्टी, यानी सभी एम्प्टी होगा। और यहाँ पे मैसेज की वैल्यू भी होने वाली है एम्प्टी। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्म डेटा का इस्तेमाल करके हम अपने फॉर्म को कंट्रोल्ड फॉर्म में बनाने वाले हैं। यानी कि अभी तक ये जो है एक अनकंट्रोल्ड फॉर्म है। ठीक है, और हम इसको कंट्रोल्ड बनाने वाले हैं। जब मैं सेंड में क्लिक करता हूँ, अच्छा ईमेल लगा हुआ है उसमें, तो जो भी है मतलब ये अभी तक अनकंट्रोल्ड फॉर्म है, यानी कि ये रिएक्ट इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, जबकि बल्कि ब्राउज़र इसको कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रिएक्ट के थ्रू कंट्रोल करवाने वाले हैं। तो उसे हम कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको हर एक इनपुट में जाना है, एंड यहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं वैल्यू, एंड देन यहाँ से हम लेंगे फॉर्म डेटा की जो भी वैल्यू है, यानी कि नेम की वैल्यू, वो यहाँ पे आएगी। और उसके साथ साथ हमको एक ऑन चेंज भी लगाना पड़ेगा, वरना ये एरर देने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ अगर देता है ये एरर तो ये देखो ये खुद कह रहा है कि कंपोनेंट इज चेंजिंग। आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको जूम कर लेते हैं। वो कह रहा है कि कंपोनेंट इज चेंजिंग एंड अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड, यानी कि ये अनकंट्रोल्ड इनपुट था, हम इसको कंट्रोल में चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने ढंग से इंप्लीमेंट नहीं करा है उस चीज़ को। तो वो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपने एक वैल्यू डिफाइन करी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसके बदले जब वो चेंज होती है वैल्यू तो क्या होना चाहिए। तो उसको बताने के लिए हम इसमें ऑन चेंज का इस्तेमाल करते हैं, कि जब इनपुट चेंज होगा तो हमें क्या करना है। तो ये अभी के लिए मैं एक फंक्शन बना डिफाइन कर देता हूँ, हैंडल चेंज नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए जब भी इनपुट चेंज होता है। तो इसको बना लेता हूँ मैं यहाँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज, और अभी के लिए एम्प्टी फंक्शन इसको रख देते हैं। यहाँ पे वैसे इवेंट रिसीव होता है इसे।
ठीक है, एम्प्टी फंक्शन है, और मैं इन दोनों लाइंस को कॉपी करके बाकी के इनपुट में भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ आएगा ईमेल और यहाँ पे आएगा मैसेज। ठीक, तो अभी के लिए जब भी मैं कुछ टाइप करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, बल्कि मैं टाइप भी कर रहा हूँ तब भी। अच्छा, ये थोड़ा छोटा लगा है, पहले मैं इसको ज़रा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे रोज़ की वैल्यू 4 लिख देता हूँ, हाँ डिसेंट अब। ठीक है, तो अब जब भी मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एंड उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब ये वैल्यू चेंज होती है तो मैंने यहाँ कुछ डिफाइन ही नहीं करा है कि हैंडल चेंज में होना क्या चाहिए। तो दोस्तों, अब हम हैंडल चेंज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इसमें हम वो सारा कोड लिखेंगे कि जब भी इनपुट्स जो हमारे हैं उनमें कोई भी टाइप करता है कुछ भी, तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको कंसोल में एक चीज़ प्रिंट करा के दिखाता हूँ, जो कि है इवेंट डॉट टारगेट। इससे हमें ये पता चलेगा कि जिस भी इनपुट पे हम इवेंट कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो पाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ ए, तो ये इनपुट मुझे बता रहा है कि भाई इस इनपुट पे आपने इवेंट करा है, और यहाँ से दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हमें चाहिए। पहली है नेम प्रॉपर्टी, जो कि मुझे मिलेगी एम एन, नेम ऊपर होगा, अच्छा हाँ। तो पहली है नेम प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ से मुझे मिल रही है कि इस नेम वाले इनपुट पे कुछ हुआ है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए शायद एम्प्टी होगी। तो ये वैल्यू प्रॉपर्टी, मुझे दो वैल्यूज़ यहाँ से चाहिए। अब वैल्यू एम्प्टी कैसे आई, देखो सिंपल सी बात है, जब भी मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, क्योंकि ये फॉर्म जो वो रिएक्ट के थ्रू कंट्रोल है, तो वो सीधा इस वैल्यू को एम्प्टी में चेंज कर देता है। तो वो इसलिए हमको एम्प्टी वैल्यू वहाँ मिल रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ कुछ टाइप ही नहीं करने दे रहा है, जिस वजह से हमें वहाँ कुछ वैल्यू मिली। तो अब हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा। तो यहाँ से हमें दोनों प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो हमें चाहिए नेम और हमें चाहिए वैल्यू। देखिए, हमें मिलेगा इवेंट डॉट टारगेट से। ये मैंने डिस्ट्रक्चर कराया, आपको डिस्ट्रक्चरिंग सिंटैक्स पता ही होगा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो कंसोल, और नहीं कंसोल करने से अच्छा मैं यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा कर देता हूँ कि जब भी मेरे पास नेम आ जाए और वैल्यू आ जाए तो मुझे अपडेटेड फंक्शन का इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है, अपडेटेड फंक्शन में हमेशा प्रीवियस वैल्यू हमें मिलती है, तो प्रीवियस फॉर्म डेटा जो भी था उस बेसिस पे मैं यहाँ से रिटर्न ऐसे करता हूँ। हमें रिटर्न करना है एक नया ऑब्जेक्ट, जो कि होगा प्रीवियस फॉर्म डेटा को ही हम पहले स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद जो भी नेम प्रॉपर्टी हमने चेंज करी होगी उसमें जो भी हमारे पास वैल्यू आई होगी वो हम असाइन कर देंगे। अब ये कैसे काम कर रहा है, इसको आप ऐसे सोचो कि नेम में हमारे पास वो नेम आया है जिस भी इनपुट को हमने चेंज करा है। आप चाहो तो यहाँ पे कंसोल भी कर लेना एक बार। ठीक है, तो अगर मैं ईमेल पे चेंज करता हूँ एक बार, इसको हटा देता हूँ, जैसे कि मैंने टाइप करा, ईमेल ही लिख दिया मैंने, तो यहाँ से नेम आ रहा है हमारा ईमेल। ठीक है, ईमेल नहीं, चलो कुछ और लिखते हैं। ठीक है, नेम आ रहा है हमारा ईमेल और वैल्यू आ रही है हमारी ये। और उसके बाद हमने फॉर्म डेटा में इस नेम में, मतलब प्रीवियस फॉर्म डेटा ये था, और उसके बाद हमने नेम में इसको हम कहते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट में ऐसी असाइन होती हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाऊँ तो नेम क्या होगा, वो एक नेम नाम की नई प्रॉपर्टी बना देगा उसमें, फॉर्म डेटा के अंदर नेम ईमेल मैसेज को मॉडिफाई करने के बदले वो नेम नाम की एक प्रॉपर्टी बना देगा। और यहाँ पे, और उसमें आपकी जो भी वैल्यू आपने टाइप करी थी, जैसे रैंडम टाइप करा था, तो कुछ इस टाइप की वैल्यू आपको असाइन कर देगा वहाँ। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो भी नेम आए उसको एज़ प्रॉपर्टी ले ले वो डायनेमिक प्रॉपर्टी। तो कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं उसका। तो यहाँ से आपका फॉर्म डेटा जो है वो सेट हो जाएगा। तो अब हमारा फॉर्म जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। हम यहाँ पे नेम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी कंसोल लोग हटा दूँगा इसमें से, और यहाँ पे हो गया, और ये हमारा मैसेज वगैरह भी सब अच्छे से काम कर रहा है। तो अब यहाँ से जब मैं सेंड करूँगा तो ये जो भी हमने डेटा फिल करा था वो वहाँ बैकएंड में सेंड हो जाना चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको फॉर्म में ऑन सबमिट मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ऑन सबमिट लगाते हैं, और यहाँ हम एक मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ हैंडल सबमिट नाम से, उसमें सारा कोड मैं लिखने वाला हूँ, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। एंड ये सबमिट फंक्शन भी एक इवेंट जो है रिएक्ट उसको खुद ब खुद पास कर देगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, यानी कि जैसे ही आपने देखा था मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ तो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, ये किसी भी फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले हमें इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करना पड़ेगा। यानी कि हम नहीं चाहते कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सबमिट को प्रेस करे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। तो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से हो जाएगा। तो अब जब भी मैं सेंड दबाता हूँ तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक बार कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ कि फॉर्म डेटा के अंदर क्या वैल्यू आ रही है जब मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ। तो अभी के लिए फॉर्म एम्प्टी है, मैं सबमिट करता हूँ।
तो हमको एक ऑब्जेक्ट मिला है जिसमें ईमेल मैसेज नेम जो है वो एम्प्टी है। अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ एक बार, फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सब मतलब सेंड दबाता हूँ, तो यहाँ पे आपको सारा फॉर्म का डेटा मिल जाएगा। अब हमें ये फॉर्म का डेटा बैकएंड में पहुँचाना है। लेकिन इसका कोड लिखने से पहले एक छोटी सी चीज़ और हम देख लेते हैं कि जब आपने देखा कि यहाँ पे एम्प्टी फॉर्म भी जो है वो सबमिट हो रहा है, तो आई थिंक ये चीज़ गलत है। हमको एम्प्टी फॉर्म जो है वो सबमिट करना अलाउ नहीं करना चाहिए यूज़र को। तो हम ऐसा करते हैं, फ्रंट एंड पे एरर हैंडलिंग कर लेते हैं हल्की सी। एरर हैंडलिंग आई मीन वैलिडेशन कर लेते हैं थोड़ा सा कि आप एम्प्टी फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो उस वैलिडेशन को हैंडल करने के लिए हम लोग एक एरर्स नाम की स्टेट बना लेते हैं कि वैलिडेशन एरर्स जो भी होंगे वो हम इस स्टेट के अंदर रखने वाले हैं, और हम यूज़र को भी वो चीज़ दिखाने वाले हैं। तो मैंने इसलिए इसको स्टेट वेरिएबल में रखा है। तो इनिशियली जो एरर्स है वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ कि एक भी एरर नहीं है। बाकी इसका धीरे-धीरे हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करेंगे जैसे-जैसे इन सब में एरर आते जाएँगे, ठीक? तो सबमिट करते वक़्त मैंने एरर दिखाना है। मैं एक फंक्शन बनाऊँगा वैलिडेशन नाम का, ठीक है? इसको करते हैं वैलिडेशन एरर्स, ठीक? ये एक वैलिडेट नाम का फंक्शन मैं क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है? जो कि आपका इन एरर्स को वैलिडेट करेगा कि अगर आपका फॉर्म एम्प्टी तो नहीं है, या कोई और भी वैलिडेशन हम लगाना चाहते हैं, तो हम इस फंक्शन के अंदर उसको उसका लॉजिक लिख सकते हैं। कॉन्स्ट वैलिडेट, अच्छा सॉरी, ये एक फंक्शन है, ठीक? अब इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, फॉर्म डेटा जो भी होता है उसको वैलिडेट करना है। तो और ये फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, मैंने जैसे यहाँ कहा कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है वैलिडेशन एरर्स नाम का। तो सबसे पहले एक एरर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि स्टार्टिंग में एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। नहीं, इसको हाँ वैसे चलेगा एरर्स नाम भी, वरना क्लियरिटी के लिए, क्योंकि एरर्स नाम की हमने स्टेट भी बनाई है, न्यू एरर्स करके इसको बना देते हैं। तो इसका लॉजिक कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर फॉर्म डेटा हमारे हमारे पास यहाँ पे फॉर्म डेटा मिल रहा है ना, तो हम कह रहे हैं कि अगर फॉर्म डेटा डॉट नेम ईमेल या मैसेज कुछ भी एम्प्टी है, फॉर्म डेटा डॉट नेम अगर हमारे पास नहीं आता है, कोई भी फॉर्म डेटा डॉट नेम नहीं आया, तो मैं कह रहा हूँ कि ये न्यू एरर्स जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर देना नेम नाम की, जिसमें मैं वो एरर दिखाने वाला हूँ। मैं कह कहूँगा कि नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? तो इस तरीके से मैं ईमेल और मैसेज के लिए भी बना लेता हूँ। तो इस तरीके से हमने न्यू एरर्स ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज़ बना दी कि अगर नेम, ईमेल या मैसेज में किसी में भी एरर आता है, तो हम उसमें प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे उसी नेम से, कि अगर नेम में एरर आया तो नेम नाम की प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, ईमेल में आया तो ईमेल नाम की हो जाएगी, मैसेज में आया तो मैसेज नाम की प्रॉपर्टी उसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद हमने इस एरर्स को रिटर्न कर देना है यहाँ से, ठीक है? तो अब मैं यहाँ आपको वैलिडेशन एरर जो है एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखने वाला है, ठीक? तो अगर मैं नेम लिख, चलो एक बार इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सबमिट करते हैं। तो पहले तो आपका ये जो सबमिट वाला डेटा है ये सारा प्रिंट हो गया फॉर्म डेटा। उसके बाद ये वैलिडेशन एरर ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। तो इसमें हमें दिखा रहा है कि ईमेल, मैसेज और नेम तीनों में एरर है, वो हमको यहाँ शो हो रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने पहले चेक करना है कि भैया अगर वैलिडेशन एरर है तो आपका ये जो फॉर्म है ये सबमिट नहीं होना चाहिए। तो सबमिट होने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको नीचे प्रिंट कर दूँगा कि अगर फॉर्म सबमिट होगा तभी इस डेटा को प्रिंट करना है मैंने। तो ये हमको क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो इसको चेक करते हैं हम, इफ़ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ठीक है? उसमें वैलिडेशन एरर नाम का ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे। ये क्या रिटर्न करेगा हमको, एक बार मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ इससे अच्छा। कॉन्स्ट एक एरर रिटर्न करता है वैसे हमको, ठीक है? तो CLG ए आर कंसोल डॉट लॉग, ये एरर हम इसको करने वाले हैं। तो इसको डिलीट करो, और अब जब मैं सबमिट करता हूँ तो ये हमको एक एरर रिटर्न करता है जिसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी हमने इस वैलिडेशन एरर ऑब्जेक्ट के अंदर बनाई थी ना, कि नेम, ईमेल और मैसेजेस। तो ये हमको उन सारी कीज़ एज एरर पास कर देता है कि उस ऑब्जेक्ट, ये अच्छा डेफिनेशन भी आ रही है कि रिटर्न्स द नेम ऑफ द इन्यूमरेबल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? कि जो भी इसकी कीज़ होती है वो हमें रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ मेथड। ये वैसे जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है, वहाँ आप पढ़ सकते हो डिटेल में। तो मैं यहाँ चेक करने वाला हूँ कि इफ़ ये हमको एक एरर रिटर्न करने वाला है ना, डॉट लेंथ, तो मैं इसकी लेंथ निकालने वाला हूँ। अगर वो ग्रेटर देन 0 है ना? अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि एटलीस्ट एक ना एक एरर जो है वो उसमें आया ही है, तभी हमको एक एरर रिटर्न होगी, अदरवाइज़ हमको एम्प्टी एरर रिटर्न होती। तो यहाँ पे हमने चेक करा कि अगर एरर एक भी आया है, तो मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म को सबमिट नहीं करना है। मुझे करना है, इस जो हमने एरर स्टेट वेरिएबल बनाया था, उसको सेट कर देना है मैंने। ये जो भी वैलिडेशन एरर मुझे रिटर्न होके आया है, उसमें सेट कर देना है, एंड यहाँ से मुझे रिटर्न कर जाना है भाई। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता जब तक वैलिडेशन जो है आपको पास नहीं हो जाता। और अगर वैलिडेशन पास हो जाता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ।
तो अब मैं यहाँ पे एक बार एम्प्टी सबमिट करता हूँ, तो ये देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर मैं अच्छे से फिल करके सबमिट करता हूँ तो आपका फॉर्म डेटा जो है वो प्रिंट हो जा रहा है। अगर आप चाहते हो इसमें और भी वैलिडेशन ऐड करना है तो आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि हम कह रहे हैं कि इफ़ नेम है, नहीं एल्स इफ़ में डाल देते हैं इसको, एल्स इफ़ फॉर्म डेटा डॉट नेम, यानी कि यहाँ पे नेम है उसके पास, लेकिन जो फॉर्म डेटा डॉट नेम आया है उसकी जो लेंथ है लेस देन 3 है, तो हम फॉर्म डेटा नहीं सॉरी एरएस न्यू एरएस जो है उसमें नेम प्रॉपर्टी का मॉडिफाई करेंगे और हम कह देंगे कि नेम शुड बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। तो नेम कम से कम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, ये हमने वैलिडेशन लगा दिया। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ यानी यहाँ मैं 2 कैरेक्टर का नेम लिखता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट नहीं हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपका वैलिडेट फंक्शन भी बन जाएगा, लेकिन हमको ये एरर्स जो है वो कंसोल पे नहीं दिखाने हैं, हमने एक्चुअल में यूज़र्स को दिखाने हैं। तो एरर्स के अंदर हमारे एरर्स तो आ चुके हैं, बस हमें यूज़र को केवल वो एरर्स दिखाने हैं अब। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस इनपुट के नीचे टाइप करता हूँ मैं कि एरर्स कंडीशनल रेंडरिंग में करूँगा एरर्स डॉट नेम, एंड अगर एरर्स डॉट नेम एग्जिस्ट हैक करता है तो मुझे यहाँ ऐसा करना है कि मैं दिखाता हूँ पी, एक एरर लिख देता हूँ कि भैया एरर है इसमें, ठीक है। तो अब मैं एक बार सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, ठीक। बस हमने यहाँ पे अपना मैसेज डाल देना है, तो इसमें मैसेज डाल देते हैं जो कि होगा एरर्स डॉट नेम, और यहाँ पे मैंने क्लास नेम भी बनाई है एक एरर नाम की, तो लेट अस सी। हाँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, वैसा ही मैंने सारे इनपुट्स के लिए करना है। तो यहाँ पे सारे इनपुट्स के लिए मैंने एरर हैंडलिंग कर ली है, मतलब यूज़र को दिखा दिया एरर का आता है तो यहाँ पे शो भी हो रहा है वो स्क्रीन पे। तो दोस्तों अभी तक हमने एरर्स वगैरह जो भी हैं वैलिडेशन वाले वो हमने हैंडल कर लिए हैं। अब हमें ये देखना है कि इस फॉर्म को जो है वो सबमिट करना कैसे है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेबसाइट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपको उस पर जाना है। तो उस वेबसाइट का नाम है formcarry.com, ठीक है। यहाँ पे आप साइनअप कर लेना, मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है। आप गूगल से साइनअप कर लेना, इजीली हो जाता है। मैंने पहले से अकाउंट बनाया तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपने ओरिजिनल अकाउंट से। तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे आपको टॉप राइट में दिख जाएगा क्रिएट फॉर्म, या फिर यहीं कहीं आपको क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने फॉर्म का जो है वो आपने नाम फिल कर देना है। रिटर्न यूआरएल में आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तब के लिए होता है बाई चांस आपका फॉर्म जब सबमिट होगा तो किस यूआरएल पे उसने रीडायरेक्ट करना है। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, और नीचे आपका ईमेल आएगा कि ये जैसे मेरा ऑफिशियल ईमेल है कि जहाँ पे मुझे ये जीमेल का की आईडी है, मतलब जहाँ मुझे ये फॉर्म कोई भी सबमिट करेगा तो मुझे उसका डेटा इस आईडी पे आएगा। आप चाहो तो और भी ईमेल इसमें ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मेरा फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, मुझे यूआरएल चाहिए कि इस यूआरएल पे मैंने फॉर्म को सबमिट करना है। तो मैं इसको कॉपी करके या तो इन्वायरमेंट में रख लेता हूँ, चलो इसको बाद में मैं कॉपी करके डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। अब इसके बाद हमारे पास यूआरएल जहाँ हमने फॉर्म को भेजना है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं लाइन नंबर 37 पे, और इसके नीचे हमें देखना है कि अगर कोई भी वैलिडेशन एरर एरर जो है वो नहीं आया है तो हमने फेच का इस्तेमाल करके उस जगह पे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। तो मैं करता हूँ फेच, और यूआरएल जो है वहाँ से मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ। आप चाहो तो इसको इन्वायरमेंट फाइल में भी रख सकते हो और यहाँ से इन्वायरमेंट वेरिएबल ला सकते हो, बट क्योंकि ट्यूटोरियल है तो मैं ऐसे डायरेक्ट ही यूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद हमने कुछ ऑप्शंस जो है इसमें पास करने हैं, जैसे कि मेथड होगा जो कि मैं रखूँगा पोस्ट, क्योंकि हमने फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद हेडर्स सेट करने पड़ेंगे हमने। हेडर्स में हमारा पहला हेडर होगा कंटेंट टाइप, और ये मैं लिखूँगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन। और इसके बाद हमें एक और हेडर इसके लिए सेट करना पड़ता है, वो है एक्सेप्ट हेडर, यानी कि जो हम यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें रिटर्न में एक तरीके से किस टाइप का डेटा हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ भी मैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिख दूंगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि एक्सेप्ट हेडर ये सारा भैया हमें पता कैसे चलेगा कौन सा हेडर सेट करना है, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ अगर आप नीचे जाओगे तो इन्होंने रिएक्ट वगैरह में यहाँ क्लिक करते हैं एक बार, तो देखो इन्होंने खुद दिखाया कि हमें एक्सेप्ट हेडर जो है ये सेट करना है और कंटेंट टाइप हेडर सेट करना है। उसके बाद हमने बॉडी सेट करनी है। बॉडी में हम सारा डेटा भेजेंगे जो भी हमें चाहिए। तो बॉडी में जेसन डेटा जाएगा, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और यहाँ पे फॉर्म डेटा जो भी है वो सारा सेंड हो जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको डॉट देन के बदले में ऐसा करता हूँ, इसको अवेट कर लेता हूँ फैच को, क्योंकि नेटवर्क रिक्वेस्ट है तो ये असिंक फंक्शन बनेगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा। और यहाँ हम क्या करते हैं,
इस रिस्पॉन्स से जो भी डेटा आएगा उसको एक बार मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। तो एक बार हम फॉर्म सबमिट करके देखते हैं और क्या रिटर्न में डेटा आता है उसको देखते हैं एक बार। और मैं नीचे फॉर्म डेटा को कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना नाम और ईमेल और यहाँ पे डेटा जो है हमें रिटर्न आ चुका है। तो ये डेटा में आया है, तो मैं जूम कर लेता हूँ। तो डेटा में हमें कोड दिख रहा है, मैसेज दिख रहा है, रेफर दिख रहा है। तो मेन अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक स्टेटस है, टाइटल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। स्टेटस से हमें पता चल रहा हाँ भाई फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो सबमिट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक तो ये फॉर्म को खाली करना पड़ेगा कि भैया फॉर्म डेटा सबमिट हो चुका है। तो पहले मैं उसको भी सेट करूँगा। दूसरा मैं चेक करूँगा कि अगर कोड जो है वो 200 के अलावा कुछ और आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर्म में कुछ एरर आया होगा। अरे हाँ, पहले हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में जीमेल पे हमें डेटा आया नहीं आया। तो ये देखो नया फॉर्म सबमिशन अभी अभी आया है ये। और कहते हैं इसके अंदर हाँ ये रहा डेटा, ये रहा ईमेल और ये रहा मैसेज जो हमने यहाँ से सेंड करा था। तो हमें मतलब सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो जब सक्सेस हो जाता है तो यहाँ पे हमें स्टेटस में सक्सेस दिखता है और कोड में 200 आता है, ठीक है। तो मैं उसी के हिसाब से बाकी का कोड लिख लेता हूँ कि इफ़ अगर डेटा डॉट कोड जो है वो 200 आया है, 2000 नहीं 200, तो हमें क्या करना है एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम सक्सेस वाला कोड लिखेंगे अगर जो भी हमें दिखाना होगा। एंड यहाँ पे हम एल्स में लिख देंगे कि भैया फेलियर वाला कोड आएगा इसमें। ये तो वो हो गया जब बैकएंड से कुछ एरर आता है। हो सकता है हमारा जो है वो नेटवर्क रिक्वेस्ट ही फेल हो रही हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, कोई भी नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है उसे हम ट्राई कैच ब्लॉक में रैप कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से ट्राई कैच ब्लॉक में आएगा ये। अगर कुछ भी एरर आता है तो यहाँ भी हम कहते हैं फेलियर वगैरह लिख देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसका कोड बाद में लिखूंगा कि करना क्या है। बट यहाँ यहाँ हमारा सक्सेस का कोड आएगा, यहाँ हमारा फेलियर का आएगा, यहाँ भी फेलियर का आएगा। और हाँ, सक्सेस में हम सबसे पहले एक तो चीज़ ऐसा करते हैं कि हमें फॉर्म डेटा जो है हाँ ये फॉर्म डेटा को है हमने फिर से एम्प्टी कर देना था, क्योंकि हम यहाँ देख रहे थे ना फॉर्म सबमिट होने के बाद जो है यहाँ पे ये मैसेज अभी तक प्रिंट मतलब इनपुट में डले हुए ही हैं। तो हमें इसको खाली करना पड़ेगा, भाई फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो उसके लिए हम फॉर्म डेटा को सेट कर देते हैं, जो कि इनिशियल वैल्यू थी वही सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म डेटा जो है वो सेट हो जाएगा। तो अब जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा, अगर इस फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो फॉर्म हमारा जो है वो खाली हो जाएगा फिर से पहले की तरह। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, पहले डेटा की ज़रूरत नहीं है हमें। तो दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, थोड़ा सा यूआई पे ध्यान देते हैं। मतलब जब फॉर्म सबमिट होगा तो यूज़र को पता चलना चाहिए ना कि फॉर्म सबमिट हो रहा है। अभी तक अगर अगर आपको याद हो तो अभी तक जब हमने सेंड पे क्लिक किया था तो हमें कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा था कि भैया फॉर्म सबमिट हो भी रहा है, अटक तो नहीं गया, कुछ इस टाइप की चीज़ें। तो ये टाइप की चीज़ें हम कैसे यूज़र को भी हम कुछ ना कुछ यूज़र फ्रेंडली चीज़ दिखाना चाहते हैं कि उसको पता चले भैया कि फॉर्म जो है उसका प्रोसेसिंग में है या बैकएंड में है, कहाँ क्या चल क्या रहा है मतलब। तो यूज़र को पता लगाने के लिए हम यूआई में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो उसके लिए हम एक और स्टेट बनाते हैं जो कि होने वाली है, मैं सबमिशन स्टेटस करके एक स्टेट स्टेट बना देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़ स्टेट, अभी के लिए एम्प्टी है ये स्टेट, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हुई क्या यहाँ पे? अच्छा सर, कॉन्स्ट यहाँ पे कॉन्स्ट आएगा, हाँ अब सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ, वो है सेट सबमिशन स्टेटस को सक्सेस में करने वाला हूँ, ठीक है। और बाकी एल्स में अगर फेलियर हो जाता है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्यों मैं ये जो है सेट कर रहा हूँ सक्सेस या फेलियर। उस बेसिस पे हम चाहें तो कोई पॉपअप दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं सेट सबमिशन स्टेटस को फेलियर सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो फेलियर हो गया। और अभी के लिए क्या करते हैं कि एक अलर्ट मैसेज दे देते हैं कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो जब भी सबमिट हो जाएगा तो हमने सबमिशन स्टेटस सेट कर दिया, फॉर्म को एम्प्टी कर दिया और उसके बाद एक अलर्ट दे दिया कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। और अगर फेलियर होता है तो ऐसा देते हैं कि यप सॉरी कुड नॉट सेंड मैसेज। तो मतलब कुछ भी एरर मैसेज आप दे देना कि भाई कुछ एरर आ गया था, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे कंसोल में एरर प्रिंट भी कर सकते हो अपने डिबगिंग वगैरह के लिए कि क्या एरर आया है करके। अभी के लिए मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ हमें क्या करना है कि दूसरी चीज़ हमें हाँ यहाँ बटन में जाके हमको यूज़र को दिखाना भी तो पड़ेगा कि भाई सबमिशन अगर जो भी हो रहा है, इस हिसाब से हम बटन का टेक्स्ट भी चेंज करेंगे जब सबमिट हो रहा होगा।
तो हम यहाँ पे सेंडिंग वगैरह मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ बटन के ऊपर इस सेंड के बदले, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले सबमिशन स्टेटस मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं उसी बेसिस पे क्योंकि दिखाने वाला हूँ। तो जब भी ये रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट आने से पहले मैं क्या करता हूँ कि सेट सबमिशन स्टेटस, इसको मैं चेंज कर देता हूँ सबमिटिंग, ठीक। तो और तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कंट्रोल कर ली भैया, सबमिशन स्टेटस के बेसिस पे ही अब मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि और सबमिशन स्टेटस को मैं फॉर्म सबमिट होने से पहले सबमिटिंग में डाल रहा हूँ। जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो मैं उसे सक्सेस कर दूँगा या फिर मैं उसे फेलियर कर दूँगा, ठीक। तो अब मैं सारे यूआई इसके बेसिस पे डिसाइड करूँगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका टेक्स्ट ना लिख के मैं लिख रहा हूँ कि अगर सबमिशन स्टेटस जो है वो सबमिटिंग है, तो मुझे यहाँ पे दिखाना है सेंड करके, एल्स मुझे दिखाना है सेंडिंग। अच्छा सॉरी, सबमिटिंग वाले में सेंडिंग आएगा ना, और यहाँ पे आएगा सेंड। तो अगर फॉर्म सबमिट हो रहा होगा मेरा तो मुझे यहाँ सेंडिंग दिखना चाहिए, अदरवाइज़ मुझे यहाँ मैसेज सेंड दिखना चाहिए। थोड़ा-सा मैं यूआई में भी चेंज करता हूँ कि मैं चाहता हूँ जब तक फॉर्म सबमिट हो रहा हो, तब तक मैं इस बटन को डिसेबल्ड कर दूँ, ताकि यूज़र जो है वो दोबारा उस फॉर्म को सबमिट ना कर पाए जब तक वो एक बार सबमिट नहीं हो जाता। तो मैं इससे भी इस चीज़ से ही कंट्रोल कर सकता हूँ कि अगर सबमिशन स्टेटस जो है वो सबमिटिंग के इक्वल है, तो तब तक मेरा फॉर्म बटन जो है वो डिसेबल्ड होने होना चाहिए। और वैसे ही मैं सारे इनपुट्स के लिए भी कर देता हूँ कि जब तक ये फॉर्म सबमिट हो रहा है तब तक ये सारे इनपुट जो है वो डिसेबल्ड रहेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको टेस्ट करके देखें। अच्छा इसको डिलीट करता हूँ, मैं टेस्ट करके देखता हूँ। पंकज एंड, और यहाँ पे मैसेज है दिस इज़ वेरी नाइस ट्यूटोरियल। पता नहीं आपको नाइस लग रहा है नहीं। अब मैं यहाँ पे सेंड प्रेस करता हूँ तो देखो सेंडिंग चलेगी, और जो है वो फॉर्म भी डिसेबल्ड हो गया था उस टाइम के लिए सारे इनपुट्स और बटन के साथ साथ, और यहाँ पे हमें अलर्ट आ गया कि भैया फॉर्म जो है वो सबमिट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और अगर एक बार मैं नेट ऑफ करके दिखाता हूँ, तो नेट मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब मैं इसको फॉर्म को भरता हूँ। अब मैं यहाँ पे दबाता हूँ, तो यहाँ पे सॉरी कुड नॉट सेंड मैसेज। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो मॉडल टाइप का कंपोनेंट में दिखाऊंगा कि जब भी सक्सेस होता है तो हमें सक्सेस का मैसेज आए, कुछ फेलियर होता है तो फेलियर का मैसेज आए, मतलब एक पॉपअप टाइप का सा दिखे, इंस्टेड ऑफ ये जो सिंपल हम अलर्ट जैसा लगा रहे हैं। और यहाँ पे अगर शायद ये नेटवर्क की वजह से आया, रुको मैं एक बार चेक कर लूँ सबमिशन आया नहीं आया। हाँ सबमिशन तो 2 और आ गए। दिस इज़ मैसेज एक नीचे होगा शायद। हाँ ये आया तो है नया, दिस इज़ वेरी नाइस ट्यूटोरियल। तो फॉर्म तो सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। बाकी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल के लिए इतना आई थिंक काफ़ी था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा मॉडल जो है वो कंपोनेंट बना के दिखाऊंगा, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको, इस फॉर्म में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उसको। वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आई थिंक फॉर्म कैसे बनता है, कैसे काम करता है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में मैंने आपको समझा दिया। स्क्रैच से केवल रिएक्ट का इस्तेमाल करके हमने बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम में जैसा कि मैंने कहा हम मॉडल देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।